सभी लोग, स्वागत है हम आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम रिवीजन कराने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का। इसके हम अपन इम्पोर्टेंट नोट्स देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है महिला इज्जत एवं सुधार। इस चैप्टर के अंदर हम महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या क्या सुधार है उनके बारे में पढ़ेंगे, जातियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा महिलाओं के बारे में। तो 200 साल पहले पहले हालत बहुत भिन्न थे, यानी कि आज से बहुत अलग थे। 200 साल पहले हालत, पहले आज जैसा कुछ नहीं था। जैसे आज महिलाओं को, जातियों को एकदम बराबर दर्जा दिया जाता है, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी, यानी कि ज्यादातर बहुत सारे बच्चों की शादी जब वो छोटे छोटे होते थे तभी उनकी शादी कर दी जाती थी। उनकी उम्र फिक्स नहीं थी कि इस उम्र के बाद में बच्चों की शादी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे, यानी कि किसी भी धर्म का पुरुष हो वो एक से ज्यादा शादियां कर सकता था, पत्नियां रख सकता था, उसको कोई भी रोक नहीं सकता था ये काम करने से। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए, यानी कि देश के कुछ भागों में, कहने का मतलब ज्यादातर भागों में यही था कि अगर किसी भी औरत का पति मर जाता था तो उसको उस पति के साथ ही जला दिया जाता था, ये लोग बाग मानते थे। दूसरा टॉपिक है सती। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिलाएं। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे, यानी कि जो संपत्ति होती थी उसके ऊपर, कोई भी जमीन जायदाद होती थी उसके ऊपर सिर्फ पुरुषों का अधिकार होता था, महिलाओं का अधिकार नहीं होता था। आज के टाइम पे कोई भी जमीन होती है उसके ऊपर पुरुष और महिला दोनों का बराबर हिस्सा होता है, लेकिन पहले के टाइम पर महिलाओं का हिस्सा होता ही नहीं था, और होता था तो बहुत कम होता था। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंचा नहीं थी, यानी कि महिलाओं को शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। महिलाओं, ये मतलब जो वहां के लोग होते थे वो मानते थे कि महिलाओं को शिक्षा देना उचित नहीं है, सही नहीं है, इसलिए वो महिलाओं को शिक्षा देते ही नहीं थे। महिलाओं को माना जाता था कि घर के काम काज ये सब कराए जाते थे, इसलिए उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। जाति के बारे में। जाति समाज में ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए हैं, यानी कि सभी लोग अलग अलग जातियों के होते हैं। कोई किस जाति का होता है, कोई किस जाति का होता है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, सब अलग अलग जात के होते थे। और आज भी ऐसा ही है, आज भी सब अलग अलग जात के होते हैं। ब्राह्मण खुद को उच्च जाति के मानते थे। ब्राह्मण जो है वो सब खुद को सबसे उच्च जाति के मानते थे, क्योंकि पहले किताबों का कुछ नहीं था, किताबों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अपने संविधान के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ब्राह्मण जो काम बोल देते थे पूजा पाठ करके जो भी, तो उनको माना जाता कि वो सही बोल रहे हैं, उनकी बातों पे चला जाता था, उनकी बातें मानी जाती थी। इसलिए ब्राह्मण जो है वो खुद को सबसे ऊंची जाति का मानते थे। अब देखिए क्षत्रिय। क्षत्रिय में क्या लिखा हुआ है? राजपूत को युद्ध व रक्षा करना। राजपूत को माना जाता था कि वो युद्ध करते हैं, रक्षा करते हैं, यानी कि जो राजपूत होते हैं, ये राजा महाराजा, ये जो राजा महाराजा होते थे उनकी जाति ज्यादातर राजपूत होती थी, इसलिए राजपूतों को युद्ध करने वाला, रक्षा करने वाला ये माना जाता था। और वैश्य का देखो, व्यापार और महाजनी से जुड़े थे। वैश्य क्या होती थी? ये जातियों का नाम है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण। तो वैश्य क्या होते थे? व्यापार और महाजनी से जुड़े होते थे, यानी कि कोई भी व्यापार होता था, कोई भी काम होता था, मार्केट का जो काम होता था उससे जुड़े होते थे वैश्य, ये सारे काम करते थे वैश्य। और कोई भी सामान वगैरह का काम होता था, कुछ भी मार्केट का, उसको वो सारा वैश्य का होता था। अगला है शूद्र। काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे। शूद्र के अंदर क्या होता था? काश्तकार जो होते थे, बुनकर, कुम्हार, दस्तकार, ये सब लोग क्या होते थे? वे शूद्र के अंदर आ जाते थे। ये जातियों के बारे में दिया गया है। शूद्र को अछूत माना जाता था, यानी कि जो शूद्र जो है, जिसके अंदर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार, दस्तकार ये सब जो आते थे,
तो शूद्र को अछूत माना जाता था, यानी कि शूद्र को नीचे जाति का माना जाता था। उनको मतलब कि उनको छुआ नहीं ये जो ऊंची जाति के होते थे, जैसे ब्राह्मण अपने आप को ऊंची जाति के मानते थे, तो ये इनको छूते नहीं थे। पहले क्या होता था, अगर कोई भी नीची जाति का होता था उसे छुआ जाता ही नहीं था, उससे दूर रह जाता था और मान जाता था। और ये ब्राह्मण ब्राह्मण अगर ना धो के अगर किसी नीची जाति को देख भी लेते थे तो वह वापस नहाने चल जाते थे, वह वापस साफ होने लग जाते थे। उनको लगता था हम उनको देखकर हम गंदे हो गए हैं। अगला है, मंदिरों में प्रवेश, कुओं से पानी निकालने, घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। यानी कि जो नीची जाति के होते थे उनको मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता था, उनको पूजा करने नहीं दिया जाता था। और पहले लोग हैं वो कुएं से पानी निकाल के लाते थे, तो उनको कुएं से पानी नहीं निकाला जाता था। माना जाता था कि ये जो उच्च जाति के होते थे वो भी कुएं से पानी निकालते थे, तो उच्च जाति के सोचते थे कि अगर ये भी इन्हीं कुएं से पानी निकालेंगे तो वो गंदे हो जाएंगे, पवित्र नहीं रह पाएंगे वे। और घाट तालाब में, पहले लोग घाटों में तालाबों के अंदर नहाते थे, तो उनको वहां पर भी नहाने दिया जाता था, क्योंकि वो सोचते थे ये भी अगर ये नहाएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, है ना। और उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था, यानी कि नीची जाति का मनुष्य माना जाता था। और कि ये कुछ नहीं है, मतलब उनकी कोई वैल्यू थी नहीं उस टाइम पे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सबको बराबर वैल्यू दी जाती है। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, इसके अंदर क्या लिखा, 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। यानी कि 19वीं जो सदी थी उसके शुरुआत के जो वर्ष थे उससे सामाजिक रीति रिवाज, यानी कि जो भी रीति रिवाज होते थे कि भाई इनको नहीं देखना, नीचे जाति के हैं, इनको अपने घर के अंदर नहीं बैठाना, इनको घर के अंदर नहीं लाने देना, इनको खुद के टच नहीं होने देना, तो ये सब जो होते थे। और मूल्य मान्यताओं, उनकी जो भी मान्यता थी, जो भी मानते थे कि भाई ये नीचे जाति के वो है, कैसे है वो, संबंधित बहस मुबाहिसे, कोई भी बहस होती थी वो उन पर चर्चा का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। यानी कि पहले बहुत गलत होता था, सब जो नीचे जाति के लोग होते थे उनके साथ बहुत गलत होता था। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत से ऐसा नहीं होता था, उन लोगों के अंदर सुधार आया था, उनको उनकी वैल्यू बढ़ने लगी थी। 19 सुधार क्या क्या हुए थे देखते हैं। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पत्रे और पुस्तकालय छप रही। सुधार आई थी कि किताबें छपने लगी थी, लोगों को किताबी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि पहले क्या होता था किताबी ज्ञान नहीं था, इसलिए जो ब्राह्मण बोल देता था वही लोग मान लेते। ब्राह्मण क्या करते थे, कोई भी राजा या कोई अमीर ठेकेदार वगैरह लोग, अमीर लोग जो होते थे वो उनको पैसे देते थे, इसलिए भी वो लोगों को ऐसे बोलते थे। और उस टाइम पे जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा को, मतलब प्रजा उनकी बात माने, उनका बोला हुआ करे, इसलिए वो ब्राह्मणों को जैसा बोलते थे ब्राह्मण वैसा कर देते। लेकिन अब किताबें आने लगी थी, अखबार आने लगे थे, पत्रिकाएं आने लगी थी, पर्चे आने लगे थे और पुस्तकालय छप रही थी, जिससे क्या होता था लोगों को ज्ञान मिलने लगा कि ब्राह्मण, सारी बातें ब्राह्मणों की सही नहीं होती है, जो पंडित लोग होते हैं वो सबको सही नहीं बोलते, इसलिए उनको ज्ञान आने लगा था, उनको सही ज्ञान आने लगा था। ज्ञान उनको पहले भी था लेकिन सही ज्ञान आने लगा था उनको। ये चीजें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, उनके जो पुराने साधन होते थे उनसे सस्ती थी किताबें। कोई भी पंडित आता था उन किसी के भी घर पे, तो वो पंडित उनसे बहुत सारी रकम मांगता था, उनसे मतलब जो पंडित बोलता था वो उन्हें ला के देनी पड़ती थी। लेकिन जो किताबें होती थी ये सब उनकी बोले हुए मांग से, उनकी मांगी हुई मांग से सस्ती होती थी और पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। और जो पहले क्या होता था, पांडुलिपियां होती थी। पांडुलिपियां क्या होती थी, ये एक पेड़ होता था भुर्ज नाम का, उसकी छाल से पांडुलिपियां बनाई जाती थी और इस पे लिखा जाता था। तो ये क्या होती थी, 1 2 ऐसे होती थी, ज्यादा नहीं होती थी, जिससे क्या होता था ये बहुत ज्यादा महंगी मिलती थी। तो उसी
महंगी होती थी, लेकिन किताबें जो होती थी बहुत सारी छपने लग गई थी, जिससे ये इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती थी। अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन के बारे में। तो पहले भारतीय सुधारकों मतलब कि जो जिन लोगों ने भारत के अंदर सुधार लाया था, यानी कि जो नीची जातियों को बहुत कम माना जाता था, तो जिन जिन लोगों ने सुधार लाया था उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और कब कब सुधारा था उन्होंने वो सब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 1772 1772 से 1833 1833 एक सुधारक थे, यानी कि 1772 से 1833 तक एक सुधारक थे। उनका नाम राजाराम मोहन राय था। वे संस्कृति, फारसी, अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, यानी कि वो संस्कृत, फारसी, भारतीय भाषा, यूरोपीय, उनका ज्ञान था उनके अंदर। इनकी इन सब की जो पढ़ाई होती है वो सब उन्होंने पढ़ रखा था, और इनका ज्ञान था उनके अंदर। तो उन्होंने 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। सती प्रथा क्या था कि अभी अपन ने पढ़ा कि अगर किसी भी महिला का पुरुष मर जाता था तो उस महिला को भी उसके ऊपर मतलब उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई कि सती प्रथा गलत है, इसको रोकना चाहिए। इसलिए ये बहुत अच्छा काम है कि अगर कोई भी आदमी मर जाए तो महिला को मरना की कहाँ जरूरत आ रही है, इसलिए उन्होंने ही किया था। उन्होंने कलकत्ता में ब्राहो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। कलकत्ता के अंदर उन्होंने ब्राहो सभा के नाम से ये नाम है से एक सुधारवादी संगठन का ये ब्राहो सभा ये नाम है उन्होंने बनाया था। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। राजाराम मोहन राय मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। राजाराम मोहन राय क्या मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना जरूरी है, यानी कि ये सब जो चल रहा है जातियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, ये जो गलत गलत बातें चल रही हैं उनके अंदर परिवर्तन लाना जरूरी है। अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है, यानी कि पहले होता था ना कि अमीरों को न्याय मिल जाता था, ऊंची जातियों को न्याय मिल जाता था, लेकिन नीचे जातियों को नहीं मिलता था। तो उन तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ऐसे तरीके हट जाने चाहिए, सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। और पहले क्या होता था, जैसे कि कोई भी ऊंची जाति का या अमीर जाति का होता था, वो कोई गलत काम करता है, कुछ भी गैर कानूनी काम करता है, और वहीं पर एक नीची जाति का गैर कानूनी काम वही गैर कानूनी काम करता है, तो ऊंची जाति वाले को कम सजा मिलेगी नीचे जाति वाले के मुकाबले, यानी कि नीचे जाति वाले को ज्यादा सजा दी जाती थी क्योंकि वो नीचे जात का है, गरीब है, इसलिए। तो इन सब के अंदर परिवर्तन लाने के लिए राजाराम मोहन राय ने संघर्ष किया था। इसलिए लोगों को पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार किया था। उन्होंने क्या किया था कि लोगों को जो पुराने तौर तरीके थे उनको छोड़ देना चाहिए, जो उनका पहले जीने का ढंग था उन्हें छोड़ देना चाहिए और नए तौर तरीके अपनाने चाहिए, समानता को अपनाना चाहिए, न्याय को अपनाना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। उन्होंने क्या किया था, यानी कि पहले विधवाओं का विवाह नहीं होने दिया जाता था, क्यों? विधवा हो गई तो दोबारा विवाह नहीं होता था, तो उन्होंने इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि विधवाओं का वापस विवाह होना चाहिए, उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस बात का संघर्ष किया था। बहुत अच्छी बात है ये भी। अब देखो 1856 में विधवा विवाह के पक्ष एक कानून पारित कर दिया, यानी कि 1856 के अंदर विधवाओं का वापस विवाह होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कानून
पारित कर दिया गया था, सरकार ने कानून किया था कि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जो थे, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया गया था। आर्य समाज के अंदर था क्या? आर्य समाज के अंदर क्या किया जाता था, यानी कि जो हिंदू धर्म को, हिंदू जो धर्म था, हिंदुओं के अंदर कितनी गलत गलत मान्यताओं थी महिलाओं के लिए, जातियों के लिए, तो इन मान्यताओं को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया था कि इनको सुधारना चाहिए, ये गलत है, वो उन्होंने सुधारने का प्रयास किया था। 1929 में बाल विवाह, यानी कि बाल विवाह, बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा था, बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। ये देखो यहाँ पे ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी, ये चीज गलत थी। तो उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या है? इसके अंदर किसी भी बच्चों का अगर विवाह करा जाता है, छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, पहले 9-10 साल की उम्र में विवाह कर दिया जाता है, तो ऐसे अगर कोई विवाह करता है तो इस कानून द्वारा उसकी शिकायत दर्ज कराई दी जा सकती है और उसको सजा मिलेगी अगर कोई भी बाल विवाह करवाता है। तो इस कानून के अनुसार लड़की 21 साल व 18 साल इस कानून के अनुसार लड़की 21 साल व 18 साल कर दी गई, यानी कि अगर जब तक लड़की 18 या 21 साल की उम्र तक नहीं होती है तब तक उस लड़की का अगर कोई विवाह करा देता है तो उसके घर वालों को, उनके ऊपर केस हो जाता था। और आज 18 साल को उठाकर 21 साल कर दिया गया है आज के टाइम पर। अपनी अगर कोई भी लड़की 21 साल से पहले अगर किसी लड़की की शादी करा दी जाती है तो उसके परिवार वालों को सजा दी जाती है, और आस पड़ोस के लोग या कोई भी देख रहा है कि बच्चे की शादी अगर उम्र से पहले कर रही है तो आप भी शिकायत कर सकते हैं, कोई भी शिकायत कर सकता है। परमहंस मंडली जाति और समाज सुधारक के लिए 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया था, यानी कि जातियों में सुधार है, जातियों के बारे में जो ऊंच नीच थी उसके अंदर सुधार है, समाज में सुधार है, उसके लिए परमहंस मंडली का गठन किया गया था। कब? 1840 के अंदर। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगी, यानी कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक जो ब्राह्मण होते थे, गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से, यानी कि ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता था, तो उस चीज के लिए भी, उस भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाने लगे थे लोग कि ये गलत है, ये जो ब्राह्मणों को ही मान्यता दी जाती है ये गलत है। उसके लिए लोगों ने आवाज उठाई थी। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे, यानी कि उन्होंने सामाजिक समानता के लिए, समाज की समानता के लिए और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दी थी। यानी कि उन्होंने आंदोलन, वो जो है लोग बाग आंदोलन करने लगे थे कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमें भी समानता मिलनी चाहिए, हम नीचे नहीं है, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। घासीदास देखो, सतनामी आंदोलन चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया। सतनामी आंदोलन चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया गया, यानी कि पहले जो है वो चमड़े का काम जो करते थे उनको हाथ नहीं लगाया जाता था, उनको बिल्कुल ही नीचे मान दिया जाता था। भाई ये चमड़े का काम करते, चमड़े से जूते चप्पल बनाए जाते थे, तो माना जाता था कि चमड़े से काम कर रहे तो बहुत ज्यादा नीचे जाती गई है, तो उसके लिए भी आंदोलन किया गया था। हरिदास ठाकुर चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। इन्होंने क्या किया था, जो चांडाल काश्तकार होते थे, चांडाल के काश्तकार होते थे, उनके बीच काम किया। श्री नारायण गुरु जातिगत भिन्नता
के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का विरोध किया। जाति के मामले में जो भिन्नता थी लोगों के अंदर, जातियों के बारे में ऊंच नीच की जो भावना थी लोगों के अंदर, तो उसका विरोध किया। कोई जाति ऊंची या नीची नहीं होती है, सभी जातियां बराबर होती है, सम्मान होती है, उन्हें सम्मान दर्जा देना चाहिए। तो उसका उन्होंने विरोध किया था। ज्योतिराव फुले, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। इन्होंने ये मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत कुछ किया था। ये सच में बहुत अच्छे इंसान थे। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से, जो नीचे जाति के नेता होते थे उनके अंदर जो ज्योतिराव फुले थे वो सबसे अच्छी मुखर नेताओं में से थे, अच्छे नेता थे। उन्होंने अच्छे कार्य, जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त। उन्होंने जो जातियों के आधार पर जो समाज में अन्याय फैले हुए थे उनके ऊपर विचार किया। फुले के अनुसार, ज्योतिराव फुले के अनुसार, उच्च जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जो उच्च जाति बोलते हैं कि उच्च जातियां नीचे जातियों के जमीन के ऊपर जो भी अपना हक जमाती है, अपना अधिकार जमाती है, तो उनका कोई भी अधिकार नहीं है नीचे जातियों के ऊपर। सबका अधिकार अपने अपने जातियों पर, किसी और की जाति पर किसी का भी अधिकार, वो जमीन जायदाद पर किसी का भी अधिकार नहीं है। ये धरती यहाँ के देश के लोगों की है। यानी कि ये जो धरती है वो इस देश के लोगों के, सभी लोगों की है, किसी की कम किसी की ज्यादा नहीं है। कथित निम्न जाति के लोगों की भी है। ऊंची जाति के लोगों की धरती ही नहीं है, ये सभी जातियों के लोगों की है। 1873 में फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। ज्योतिराव फुले जो थे उन्होंने 1873 में गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। देखो उन्होंने क्या किया था, यानी कि जो जातियों का ये जो भेदभाव चल रहा था इसके लिए उन्होंने किताब लिखी थी। उन्होंने ये किताब अमेरिका के अंदर भी भेजी थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या था, जो काले लोग और गोरे लोगों के अंदर भेदभाव किया जाता। यानी कि जो भी काला व्यक्ति पैदा हो गया वो खराब है, गंदा है, नीचा है, ये सब मान्यता थी। लेकिन जो गोरा इंसान पैदा हो जाता था उसकी वैल्यू वहां पे बहुत ज्यादा होती थी। तो उन्होंने ये जो पुस्तक है वो वहां के जो सुधारक थे उनको दे दी कि इस किताब के जरिए वे ये जो उनकी प्रथा थी काले गोरों की, इसको सही कर दे। इसलिए उन्होंने अमेरिका में भी अपनी किताब भेजी थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही काले गोरों का बहुत ज्यादा अन्याय का ये जो काम है वो बहुत ज्यादा फैले जा रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी किताब को भेजा था। अम्बेडकर के विचार कहते हैं, बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। यानी कि जब वो छोटे से थे, उनका बचपना था, तब उन्होंने देखा था कि जातीय भेदभाव क्या है, क्या चीज है ये होती क्या है जातियों में भेदभाव। इंसान तो सभी हैं। 1919 में यानी 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा था। यानी कि ऊंची जातियां नीची जातियां कुछ भी नहीं है, सब बराबर है, सब समान है। यानी कि इन सब ने मतलब जातियों के लिए गिरा था, स्त्रियों के लिए क्या था, सभी ने कि जातियों के अंदर सुधार आ जाए, इसके लिए किताबें लिखी थी। इसके लिए संगठन क्या था, आंदोलन क्या था, गैर ब्राह्मण आंदोलन। इसमें क्या था, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ था। ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य क्रमणकारियों के वंशज हैं। यानी कि ब्राह्मण लोग मानते थे कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, ये तो आर्य वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी।
यानी कि लोगों ने क्या कहा कि ब्राह्मण जो है वो यहाँ के नहीं है, वो तो उत्तर से आए हैं और उन्होंने यहाँ आकर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ की नस्ल है, उनको हराकर यहाँ पे विजय हासिल की है। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। आगे देखो, ब्राह्मण समाज की स्थापना 1830 में हुई थी, 1830 में की गई थी। केशव चंद्र सेन मुख्य नेता में से एक थे। केशव चंद्र सेन मुख्य नेता में से एक थे, ये ब्राह्मणों के नेता थे। मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। यानी कि जो नेता थे वो मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। वो जो उपनिषद होती थी उनके अंदर विश्वास रखते थे। हेनरी डिरोजियो, ये क्या थे, इन्होंने 1820 के अंदर 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक, यानी कि जो हेनरी डिरोजियो थे ये अध्यापक थे। कहाँ के थे अध्यापक? कलकत्ता में ये अध्यापक थे कॉलेज के। इन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए थे और इन्होंने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया था उन्होंने वो भी क्या था, ये जो रीति रिवाज थे ना जातियों के, परंपरा, उनका भी संघर्ष किया था। महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया था इनके विद्यार्थियों ने कि अगर हमें पढ़ाए जा रहे तो महिला को पढ़ाए। देखो, यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई थी कि ये जो रीति रिवाज है ये गलत है। उनके ऊपर आंदोलन किया था उन्होंने। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की कि हमें पढ़ाए जा रहे तो महिलाओं को भी पढ़ाओ। और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभियान चलाए कि सोच में स्वतंत्रता रखो कि पुरुष और स्त्री बराबर हैं। इसका उन्होंने अभियान चलाया था। और देखो, प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज। कहाँ पर है? बंबई में स्थापित है। कौन है? प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लंबी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें क्या था? इसमें भी यही था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बच्चों को विवाह हो जाता है। और समाज में महिलाओं की शिक्षा के लिए भी उन्होंने किया था। और विधवा जो विवाह होता था उसके ऊपर पाबंदी के खिलाफ, यानी कि जो पाबंदी होती थी कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ आवाज उठाई थी उन्होंने। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। देखो, वेद समाज मुद्रास कहाँ है? चेन्नई में। 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। यानी कि वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? 1864 के अंदर। और वेद, गेट बंद कर दे। वेद समाज वेद समाज मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी। यानी कि वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? 1864 के अंदर। वेद समाज ब्राह्मण समाज से प्रेरित था। जो वेद समाज था वो ब्राह्मण समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव और समानता करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। यानी कि इन्होंने भी यही काम किया था, विधवा विवाह के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए। इन्होंने भी महिलाओं के लिए किया था। जातियों की
जातियों में जो ऊंच नीच का भेदभाव था उसके लिए किया था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। इनके जो सदस्य थे वो ईश्वर के अंदर विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों के सख्त निंदा की, यानी कि हिंदुओं के अंदर जो रूढ़िवादी भावनाएं महिलाओं के बारे में ये सब, उनको अनुष्ठान की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहम खान द्वारा, ये मुसलमानों की थी। 1873 में अलीबाद में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम है को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों के आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। इसके अंदर भी पहले ये विद्यालय था, फिर इसको विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, और इसके अंदर विज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों की वो शिक्षा भी दी जाती थी। यानी ये स्कूल खोला गया था, एक व्यक्ति ने खोला था। अब रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, ये जो रामकृष्ण मिशन है ये विवेकानंद जी के स्वामी थे। देखो, रामकृष्ण का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। रामकृष्ण मिशन किसके नाम पर रखा गया था? विवेकानंद जी के स्वामी थे रामकृष्ण परमहंस, तो उसके नाम से ये मिशन रखा गया था, रामकृष्ण मिशन। यह मिशन समाज सेवा और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थी, समाज के लिए जो सेवा होती थी वो, और निस्वार्थी श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर दिया जाता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल्य नाम नरेंद्र दास था, यानी कि स्वामी विवेकानंद का जो मेन नाम था वो था नरेंद्र दास। उन्हें श्री रामकृष्ण की सरल दशाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलन आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसार किया। 1893 में शिकागो में विश्व संधन में भाषण दिया। उन्होंने भी शिक्षा के लिए समर्थन किया था। उन्होंने जो शिक्षा होती थी वो किया, उसके लिए क्या था उन्होंने, और इसके लिए रामकृष्ण मिशन भी रखा था उन्होंने। और वो मिशन उन्होंने अपने जो उनके स्वामी थे, गुरु थे उनके, जो उनको पढ़ाते थे, उनके गुरु थे, उनके नाम से उन्होंने रखा था। तो ध्यान रखना कि उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, लेकिन उन्होंने जो मिशन खोला था उसका नाम रामकृष्ण मिशन था। दोस्तों, इस चैप्टर के सारे नोट्स खत्म हो चुके हैं। हमने आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो पढ़ा दिए हैं। तो अगली वीडियो आपको कौन से चैप्टर के लिए चाहिए, कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, वो कमेंट करके बता देना। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। तो कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ की चाहिए।